स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स कार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मंदिरों के विकास के बारे में। यानी भारत में जो मंदिरों का जो प्रारंभ जो हुआ था वो चोल काल से हुआ था, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो विकास हुआ वो गुप्त काल से हुआ। समझे? तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो मंदिरों के आधार पर जो भारत में विभाजित किया गया है वो 3 प्रकार के मंदिरों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला तो देखिए कौन सी शैली में बना है, तो एक नागर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है और एक बेसर शैली में होता है। यानी भारत में जो मंदिर जो बनता था वो ये 3 ही शैली में बनाया जाता था। तो आज हम लोग देखेंगे कि इससे बहुत सारे प्रश्न बन करके आता है कि कौन सा मंदिर नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है और बेसर शैली का है। इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आते हैं एग्जामिनेशन में, और हम लोग जानकारी नहीं रहने के कारण इसको हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो आज वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागर शैली को। यानी नागर शैली का जो भारत में जो विस्तार हुआ है वो कहां से कहां तक मंदिरों का हुआ है। तो सबसे पहले नागर शैली में जो मंदिर जो बना है उसको हम लोग देखते हैं। तो नागर शैली में जो मंदिरों का जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइप से था। यानी इसमें जो बनाया हुआ था इसमें शिखर था, कलश था, ध्वज था और एक सबसे नीचे जो देखा जाता है तो सबसे नीचे तो ये जगती था, उसके नीचे पीठ और उसके बाद द्वार था, उसके बाद यहाँ पे गर्भगृह और उसके बाद शिखर, उसके बाद कलश और ध्वज। ये जो था ये नागर शैली का मंदिर का ये स्ट्रक्चर है कुछ, समझिए। और नागर शैली का डेवलपमेंट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक हुआ है। यानी उत्तर भारत का जो भारत के उत्तर जो भारत का जितना भी ये सब जो स्थान है इसमें मंदिरों का कौन सा यानी नागर शैली इसमें डेवलपमेंट हुआ है। यानी कहां तक, तो ध्यान रखिएगा हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र जो हुआ है ना वो वहां पे नागर शैली के मंदिरों का विस्तार हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि उत्तर भारत में मंदिरों का जो शैली है वो किस टाइप का बना हुआ, तो नागर शैली स्ट्रक्चर है, समझे। और उसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि नागर शैली में, या क्वेश्चन किया जा सकता है जो कलश स्थापित किया हुआ है कौन सी शैली के मंदिर में है, तो ध्यान रखिएगा नागर शैली में ऊपर में ध्वज रहता है, समझे। और गर्भगृह तो आप लोग जानते होंगे मंदिर का जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है, गर्भगृह होता है और प्रवेश द्वार होता है, समझे। उसके बाद ध्यान रखिएगा गर्भगृह के प्रमुख मूर्ति होता है। यानी गर्भगृह जो होता है उसमें क्या होता है, प्रमुख जो मूर्ति जो अवस्थित होता है वो कहाँ होता है, तो गर्भगृह में ही होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ ढका हुआ रहता है। यानी जो नागर शैली में जो मंदिर जो बना हुआ रहता था उसका जो परिक्रमा करने वाला जो पथ होता था, रास्ता होता था, वो ढका हुआ रहता था, समझे। किस काल में, तो ध्यान रखिएगा नागर शैली के जो मंदिर है उसमें जो परिक्रमा जो पथ है वो क्या होता है, तो ढका होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि नागर शैली में यानी उत्तर भारत के मंदिरों में गोपुरम नहीं होता, ध्यान रखिएगा गोपुरम नहीं होता है। गोपुरम द्रविड़ शैली में होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। गोपुरम नहीं होता है। उसके बाद जलाशय भी नहीं होता है, समझे। मंदिर में जलाशय भी नहीं होता नागर शैली में। उसके बाद चार दीवारी भी नहीं होता है। यानी जो नागर शैली का जो मंदिर है वो चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा हुआ नहीं रहता है और नहीं वहां पे जलाशय होता है और नहीं गोपुरम का जिक्र मिलता है नागर शैली के मंदिरों में। उसके बाद ध्यान रखिएगा द्वार पर गंगा देवी और यमुना देवी की मूर्ति रहता था। ध्यान रखिएगा जो द्वार है ना, यानी नागर शैली के जो मंदिर का द्वार है वहां पे गंगा और यमुना देवी की मूर्ति का स्थापित किया जाता था द्वार पे, समझिए। तो ये था कुछ नागर शैली के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि नागर शैली में जो कौन कौन से मंदिर है, जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जो नागर शैली का उदाहरण होता है। तो देखिए सबसे पहले भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है ये नागर शैली का उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर में जो छत्तीसगढ़ में है नागर। उसके बाद लिंगराज मंदिर है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये भी नागर शैली का उदाहरण है। उसके बाद दशावतार मंदिर जो झांसी में है ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी नागर शैली का उदाहरण है। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर जो है पूरी उड़ीसा में है, ये भी किस नागर शैली का उदाहरण है। उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर गुजरात है, ये जो मंदिर है नागर शैली का है। उसके बाद 2 मंदिर इधर देखिएगा, सूर्य मंदिर एक कोणार्क में है, ध्यान रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, और एक सूर्य मंदिर का है मुड़हेरा जो गुजरात में है, समझिए। तो ये जो 9 मंदिर है वो किस नागर शैली का उदाहरण है। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दे करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे कि कौन कौन सा जो नागर शैली का उदाहरण है। ऐसे भी अगर आप लोग को स्टेट अगर पता रहेगा तो इसमें हम लोग देख करके हम लोग इसको भी बना सकते हैं कि इधर इस एरिया में जितना भी जो मंदिर है ना वो किस काल का, तो नागर शैली का होगा। तो ऐसे भी आप लोग याद बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर इस चार्ट को आप याद रख सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो ये था नागर शैली। अब हम लोग देखते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। तो द्रविड़ शैली का जो मंदिर का जो वर्णन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक है द्रविड़ शैली, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी के बाद विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा।
तो जो द्रविड़ शैली का जो वर्णन किया हुआ है, यानी कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है उसके बाद ये सब जो एरिया है ना, यहाँ पे कौन सा, तो ध्यान रखिएगा द्रविड़ शैली का वर्णन मिलता है। यानी नागर शैली जो होता है विंध्य क्षेत्र के ऊपर में पड़ता है, हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक, और उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर के जो नीचे का जितना भी जो एरिया ऐसा पड़ता है, इसमें द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत में जो मिलता है ना, वो द्रविड़ शैली का वर्णन मिलता है। अब ध्यान रखिएगा द्रविड़ शैली में जो मंदिर जो बना हुआ होता था वो किस प्रकार से होता था, तो ध्यान रखिएगा नीचे में जगती होता था, पीठ होता था, उसके बाद अधिष्ठान। ये तो पीठ जगती ये तो कॉमन है, गर्भगृह भी कॉमन है। गर्भगृह जो होता है मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य जो भाग होता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। उसके बाद रखिएगा इसमें भी शिखर होता था, लेकिन शिखर पे ध्वज का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, और इसमें विमान का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है एग्जामिनेशन में कि कौन सी ऐसी शैली है जिसमें विमानन कला का प्रयोग किया गया। बहुत क्वेश्चन बन करके आता है कि विमानन शैली का जो प्रयोग किया गया है वो किस कला शैली में प्रयोग किया गया है, तो इसमें द्रविड़ में। विमानन कला शैली जो होता है क्या, समझे, यानी एक तल्ला से दूसरे तल्ला, समझे, इसमें जो होता था, ध्यान रखिएगा नागर शैली में क्या था, इसमें एक ही फ्लोर होता था, उसके बाद मंडप के आकार के बनाया जाता था, यानी शिखर बनाया जाता था, इस पे एक तल्ला नहीं होता था, समझे। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे एक तल्ला हुआ, उसके बाद फिर एक तल्ला हुआ, फिर एक तल्ला हुआ, फिर एक तल्ला, और इस पे हम जा सकते हैं, समझे, इस फ्लोर पे भी हम जा सकते हैं, उसके बाद सीढ़ी के द्वारा इस फ्लोर पे भी जा सकते हैं, इस फ्लोर पे भी जा सकते हैं, इस फ्लोर पे भी जा सकते हैं, समझे। तो ये जो विमानन शैली जो हुआ, द्रविड़ कला शैली का जो मंदिर है, इसमें हम सभी फ्लोर पर हम जा सकते हैं यहाँ, समझे। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, विमान इसको कहा जाता है, समझे, विमानन कला इसको कहा जाता है। तो उसके बाद ध्यान रखिएगा किसमें प्रयोग हुआ है, तो द्रविड़ शैली में। क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो विमानन कला का जो प्रयोग किया गया है वो किस कला शैली में है, तो ध्यान रखिएगा द्रविड़ शैली में प्रयोग किया गया है। उसके बाद ध्यान रखिएगा मंडप का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अर्ध मंडप, मंडप जो होता था किस लिए प्रयोग किया जाता था, हवन ये सब के लिए प्रयोग किया जाता था, समझे। उसके बाद एक गलियारा होता था, गलियारा का भी प्रयोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए बनाया जाता था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो गोपुरम है। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसके प्रवेश द्वार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोपुरम कहा जाता है। और गोपुरम इसलिए प्रसिद्ध होता था क्योंकि जितना मंदिर भव्य होता था ना, उतना ही भव्य जो होता था वो गोपुरम होता था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार का गोपुरम हुआ करता था, समझे। तो गोपुरम जो होता था ना, यानी प्रवेश द्वार बहुत भव्य होता था, जितना मंदिर भव्य है उतना इसका प्रवेश द्वार भी भव्य है, इसको क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। और इस पे भी हम लोग फ्लोर के द्वारा हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं, समझे। तो ये था गोपुरम, समझे। ये उत्तर भारत के मंदिरों में ये गोपुरम नहीं था, इसी को गोपुरम कहा जाता है, समझे। यानी गेट जो होता था बहुत भव्य होता था, फ्लोर बाई गेट होता था, समझे। तो इसी को उसके बाद ध्यान रखिएगा चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ था। ये जो द्रविड़ जो शैली हुआ है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस वंश के शासकों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था, तो ये द्रविड़ शैली के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा विमान और गोपुरम ऊंची होती थी। अभी हमने चर्चा किया कि विमानन शैली जो होता था, गोपुरम होता था जो ऊंचा होता था, तो इसको तो हम लोग देख लिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा जलाशय और चार दीवारी होता था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य जो वजह है, इसका जलाशय, यानी उत्तर भारत में जो यहाँ तालाब है, इस वजह से मंदिर के जो परिसर है वहां पे तालाब देखने के लिए नहीं मिलता है, जलाशय देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन जो दक्षिण भारत का जो मंदिर है उसमें जलाशय देखने के लिए मंदिर के कैंपस में देखा जाता था, और मंदिर जो होता था वो घेरा हुआ रहता था, समझिए, चार दीवारी से यानी बाउंड्री से घेरा हुआ रहता था। जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर है, दक्षिण भारत का मंदिर है, तो इसमें जलाशय भी होता था, चार दीवारी भी होता था। लेकिन जो नागर शैली का जो मंदिर होता था ना, इसमें चार दीवारी का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दरवाजे पर यक्ष और यक्षनी की मूर्ति स्थापित होती थी। ध्यान रखिएगा जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता था ना, वो इसमें जो दरवाजा पर यक्षनी का मूर्ति होता था, जबकि जो नागर शैली का जो मूर्ति, जो नागर शैली का जो मंदिर था, इसमें गंगा और यमुना देवी की मूर्ति होता था दरवाजे पे। तो ये भी कोई डिफरेंसेज है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कुछ मंदिर है जो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर है जो महाबलीपुर में स्थित है, ये भी कौन सा शैली का है, तो द्रविड़ शैली का मंदिर का उदाहरण है। उसके बाद महत्वपूर्ण मंदिर है मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, ये भी VVI क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में स्थित है, ये भी द्रविड़
द्रविड़ कला शैली का उदाहरण है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर को देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, ये भी है जो द्रविड़ शैली का है। उसके बाद विठल स्वामी मंदिर जो विजयनगर में स्थित है, ये भी द्रविड़ शैली का उदाहरण है। उसका शिव मंदिर जो गंगईचोंडपुरम में है, ध्यान रखिएगा, ये भी जो स्थित है ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो ये 5 मंदिर जो है ना ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आएंगे, तो आप इसको भी माइंड में रख सकते हैं, इसको आप लोग नोट बना करके आप रख सकते हैं, बिल्कुल पढ़ने में बहुत आसान होगा, समझे। अब देखिएगा तीसरा जो शैली है वो बेसर शैली है। तो बेसर शैली हम लोग किसको कहते हैं, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण होगा ना उसको हम लोग बेसर शैली कहेंगे। और बेसर शैली का जो विस्तार हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो दक्कन क्षेत्र में हुआ है, समझे। दक्कन का जो क्षेत्र है ना इसमें बेसर शैली का महत्वपूर्ण भूमिका, ध्यान रखिएगा। बेसर शैली जो सबसे हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक जो नागर शैली था, कृष्णा नदी के बाद जो था वो कौन सा था, द्रविड़ शैली। अब बाकी जो बचा वो कौन सा है, तो बेसर शैली का इसमें मंदिर मिलता है। ध्यान रखिएगा बेसर शैली नागर और द्रविड़ का जो मेल से होता है वो बेसर शैली होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दक्कन क्षेत्र में यह स्थापित है, विंध्य श्रेणी से लेकर के कृष्णा नदी तक। ध्यान रखिएगा विंध्य क्षेत्र से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में जो होता है वो बेसर शैली का उदाहरण है, समझे। बेसर शैली का मंदिर का है। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा ऐसा मंदिर है जो बेसर शैली में आता है। तो ध्यान रखिएगा एक बादामी मंदिर है और एक एलोरा का कैलाश मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस शैली का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो बेसर शैली का उदाहरण है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से शॉर्ट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जल्दी जल्दी समझिए। यानी देखिए सबसे पहले यानी मंदिरों का जो बांटा गया है वो कितने प्रकार में बांटा गया, तो 3 प्रकार से, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो सबसे पहले नागर शैली को हम लोग देखते हैं कि नागर शैली में मंदिर जो बना हुआ है इसमें गर्भगृह है, शिखर है, कलश है और ध्वज है, समझे। और नागर शैली का जो विस्तार हुआ है हिमालय क्षेत्र से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक हुआ है, इसमें गर्भगृह जो प्रमुख मंदिर का केंद्र होता है, समझे। इसके बाद दक्षिणा पथ जो परिक्रमा पथ होता है वो ढका हुआ रहता है, लेकिन जो इसमें जो होता है यानी जो नहीं ढका हुआ रहता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 दीवारी, जलाशय और गोपुरम। नागर शैली में न तो 4 दीवारी होता है, न गोपुरम होता है, न जलाशय होता है, समझे। तो ये कुछ पॉइंट है जो नहीं होता है इसमें। इसमें जो होता है द्वार पर जो होता है गंगा यमुना देवी की मूर्ति स्थापित होता है, किसमें, तो नागर शैली में। नागर शैली का कुछ मंदिर है जिसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, इसको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, समझे। उसके बाद ध्यान रखिएगा द्रविड़ शैली का। तो द्रविड़ शैली में क्या महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा गोपुरम, यानी दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। और विमानन शैली का जो प्रयोग किया गया है ना वो किसमें किया गया है, तो ये भी द्रविड़ शैली में ही प्रयोग किया गया है। द्रविड़ शैली जो फैला हुआ है कहां तक, कृष्णा नदी के बाद जो दक्षिण में विकसित हुआ है ना, ये कौन सा शैली है, तो द्रविड़ शैली है। और द्रविड़ शैली में झंडा का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोपुरम का प्रयोग किया गया। गोपुरम और विमानन शैली जो होता है काफी ऊंचा होता है, समझिए, और ये भव्यता का मुख्य जो वजह होता है, समझे। उसके बाद कुछ जो मंदिर है ये दक्षिण भारत का मंदिर है, जैसे मीनाक्षी मंदिर इंपॉर्टेंट है कि किस शैली का उदाहरण है, तो द्रविड़ शैली का। बृहदेश्वर मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, शिव मंदिर, समझे। तो ये सब मंदिर है जो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। उसके बाद ध्यान रखिएगा बेसर शैली की बात आती है, तो बेसर शैली नागर और द्रविड़ का जो मेल होता है वो बेसर शैली का उदाहरण होता है। अब बेसर शैली जो फैला हुआ है वो कहाँ फैला हुआ, तो ध्यान रखिएगा यानी दक्कन क्षेत्र में फैला हुआ। दक्कन क्षेत्र कहाँ, तो ध्यान रखिएगा विंध्य क्षेत्र के बाद और कृष्णा नदी का जो बीच का जो एरिया आता है इसको हम लोग दक्कन क्षेत्र कहते हैं। और इसी में कौन सा शैली फेमस है, तो ध्यान रखिएगा बेसर शैली। और बेसर शैली जो फेमस है इसमें बादामी मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर है जो अधिक फेमस है, जो बेसर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो अगर इस तरीके का अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।